चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर्स। और आज तारीख कितना है? 12 अप्रैल 2025। पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा? जो भी चैनल रहेगा आप लोगों को जो है टेलीग्राम के चैनल जहाँ पर जाइएगा, इसका कहाँ पर मिल जाएगा, इसका लिंक दिया हुआ है और लिंक पर जो है आपको मिल जाएगा, है ना। हाँ, टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। यदि सर के चैनल पर है तो आपको क्या कहते हैं व्हाट्सएप पर चैनल पर भी मिल रहा होगा। चलते हैं आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या? राष्ट्रीय सुरक्षित क्या है मातृत्व दिवस मनाया गया है। हाल ही में एक दिवस मनाया गया है, क्या नाम है उसका? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। और यह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। सही है, 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं? गर्भावस्था से पहले और गर्भावस्था के दौरान और गर्भावस्था के बाद मातृ स्वास्थ्य के बारे में क्या करना है? जागरूकता बढ़ाना है। और राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस की स्थापना देखते हैं कि कब होती है, कब होता है? 2003 में। किसके द्वारा होता है? तो वाइट रिबन अलायंस इंडिया के द्वारा होता है। ये आप लोगों के लिए बता सिर्फ देते हैं, आप लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है। सिर्फ आप लोगों को जरूरी क्या है कि कब मनाया जाता है और कब से क्या होता है, स्टार्ट होता है और थीम क्या है। इस बार का जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसका थीम, तो थीम क्या है? स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य। ये थीम आपको एक जगह और देखने को मिला होगा इस तरह का। कहां पर थीम देखने को मिला होगा? 9 तारीख के करंट अफेयर्स में हम करवाए थे विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद है ना। और यही विषय रखा गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस का जो है यही विषय रखा गया है। मातृत्व वाले पर आपको बताए थे कि मातृत्व वाला है ना। तो सुरक्षित मातृत्व दिवस की स्थापना कब होती है? 2003 में होती है। और इसका थीम आपको याद रखना है, 2025 का थीम क्या है? स्वस्थ शुरुआत और आशापूर्ण भविष्य, याद रहेगा। तो राष्ट्रीय सुरक्षित कौन सा दिवस है? मातृत्व दिवस। कब मनाया जा रहा है? 11 अप्रैल। जब सुरक्षित मातृ दिवस आता है तो देखिए जो इसके लिए जो है सरकार के द्वारा क्या क्या है, कुछ कुछ योजना चलाई जाती है। जब योजना चलाई जाती है सिर्फ आपको हम बता देते हैं कि इससे जुड़ा जुड़ा कौन कौन सा योजना है। एक झलक हम लोग देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, ये जो चलाया जाता है किस लिए चलाया जाता है? गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। इससे आप लोगों को इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा जब भी आप सेट दीजिएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है ये प्रत्येक महीने 9 तारीख को जो है निःशुल्क प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा, कौन सी योजना के द्वारा? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत। और तीसरा जो आपको दिखाई पड़ रहा है इंपॉर्टेंट कौन सा है? सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। ये जो दिखाई पड़ रहा है इसमें क्या हो रहा है? महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित कराना है। तो याद रहेगा तीनों एक बार आपको लिखा दिए हैं, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, प्रोवाइड रहेगा। तो पीडीएफ से आप लोग एक बार देख लेना है। बीच बीच में आपको ऑप्शन पूछता है इस तरह से कौन सा वित्तीय योजना है। तो ये तीनों आपको क्या है? वित्तीय योजना है। याद रहेगा कौन सा दिवस है? सुरक्षित मातृत्व दिवस, है ना। तो इसमें जो है बच्चे के लिए भी, बच्चे की मां के लिए भी सभी को ध्यान में रखना है। इसीलिए क्या कहते हैं, इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है क्या कहते हैं, एक डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। किस देश के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि सम्मानित किया गया? किसके? स्लोवाकिया, ठीक है, स्लोवाकिया कह सकते हैं। स्लोवाकिया के द्वारा आप लोगों को बताए थे कि हम लोगों की राष्ट्रपति जो है 2 देशों की यात्रा पर है। किस किस देशों की यात्रा पर? तो एक तो पुर्तगाल, और उस दिन बताए थे पुर्तगाल का कहानी आपको कर चुके थे। और आज बता रहे हैं किसके बारे में बता रहे हैं? स्लोवाकिया के बारे में। उस दिन आपको बताया था कि पुर्तगाल से कहां जाएगी? स्लोवाकिया जाएगी, है ना। तो स्लोवाकिया जब वहां पर गई है तो यहां पर क्या कहते हैं, उस देश के द्वारा क्या जो उपाधि दिया गया है? डॉक्टरेट की उपाधि दिया गया है ना। आपको याद रहना है, ये यूनिवर्सिटी में दिया जाता है, यूनिवर्सिटी के तहत। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जो है आपको कॉन्स्टेंटाइन क्या कहते हैं, द फिलोसफर विश्वविद्यालय के द्वारा देखते हैं तो सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए डॉक्टरेट मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। और जैसे ही नाम आता है, किसका नाम आता है? स्लोवाकिया का नाम आता है। तो हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में, क्या राजधानी है इसकी। तो राजधानी देख लेते हैं क्या है? ब्रातिस्लावा है। और यहां पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है? यूरो मुद्रा चलती है। और राष्ट्रपति यहां पर कौन है? पीटर पेलेग्रिनी है। कौन है राष्ट्रपति? पीटर पेलेग्रिनी। आप लोगों का ध्यान इधर रहना चाहिए, ऑफिस में क्या हो रहा है उधर से मतलब नहीं है, ध्यान इधर रखिए। यहां पर देखिए स्लोवाकिया कहां पर है, तो ये आपको देखिए इस तरह से देश पूछेगा कौन सा देश है? स्लोवाकिया। और ये क्या लैंडलॉक देश है? डायरेक्ट आपको पूछेगा। उस दिन आपको दिखाए थे प्रश्न कि इस तरह का प्रश्न में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन सा देश क्या है? लैंडलॉक है। तो लैंडलॉक किसको बोला जाता है? कि जो कि चारों तरफ से किसी न किसी देश से सीमा साझा करता हो।
तो कहीं ना कहीं ये समुद्र से कहीं भी सीमा साझा नहीं कर रहा है, तो इसको क्या कौन सा देश कहा जा रहा है? लैंडलॉक देश कह रहा है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देख लेते हैं, ये जो आपको राष्ट्रपति है, और सीधी सी बात है, ये तस्वीर लिया गया है और स्लोवाकिया के द्वारा इसको डॉक्टरेट मानद की उपाधि प्रदान किया गया। किस देश के द्वारा? स्लोवाकिया। आपको दोनों देश करवा चुके हैं। पुर्तगाल से क्या मिला है आपको ध्यान रखना है। यदि आप भूल चुके हैं तो पीडीएफ जाके पलटिएगा, नहीं यदि उससे भी ज्यादा आपको देखना है तो वीडियो में जाके फिर से देखना पड़ेगा। आज आप बताएंगे नहीं, पीछे वाला बताते रहेंगे तो फिर आप देखिएगा कैसे। यदि भूलते हैं तो जाके आपको देखना है या तो पीडीएफ में या तो वीडियो में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस देश ने रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड क्या चीज है? 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया है? कौन सा देश? जापान के द्वारा। किस देश के द्वारा बनाया गया है? जापान के द्वारा बनाया गया। दुनिया में पहली बार जो है जापान एक रेलवे स्टेशन 3D प्रिंटेड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके 6 घंटे में, 6 घंटे से कम समय भी कर सकते हैं, 6 घंटे से कम समय में क्या कर लेता है? एक स्टेशन तैयार कर लेता है ना। कंस्ट्रक्शन फर्म क्या कहते हैं? सेरेंडिक्स कह सकते हैं, ये कंपनी है, ठीक है। रात की आखिरी ट्रेन डिपार्चर और सुबह की पहली ट्रेन, समझिए रात की आखिरी ट्रेन और सुबह की पहली ट्रेन के बीच में क्या कर लेता है? एक स्टेशन तैयार कर लिया है ना। समझ सकते हैं कितना फास्ट है, ठीक है। यह स्टेशन जो है लगभग 530 यात्रियों को सेवा प्रदान करता है, जो एक घंटे में से 3 बार चलने वाली ट्रेनों के एक तरह से कह सकते हैं कि सिग्नल इस्तेमाल करता है। तो आपको याद रहना चाहिए कौन सा, कहां पर? जापान में। जापान में क्या कर दिया है? किस देश ने रिकॉर्ड समय में क्या कर देता है? 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन का उद्घाटन करता है ना। और जैसे ही जापान का नाम आता है तो जापान का नाम आया तो जापान के बारे में बता दीजिए जल्दी से। राजधानी क्या है यहाँ पर? टोक्यो है ना। उसके बाद मुद्रा क्या चलती है? जापानी येन चलती है। और प्रधानमंत्री का क्या नाम है? शिगेरू इशिबा है। शिगेरू इशिबा है ना। और ये जो आप दिखाई पड़ रहा है यही है स्टेशन, जो कि मान के चलिए 6 घंटे से कम समय में भी क्या कर लिया है? बना कर तैयार कर लिया। ये बना हुआ रहता है, ठीक है। सिर्फ आप ऐसा देखते होंगे जैसे कि पुल हम लोग बनाते हैं तो पुल कहीं और बना हुआ रहता है, जाके उस पर क्या करता है? एक तरह से कंस्ट्रक्शन जाके रखा जाता है ना, वही काम करता है। कहीं और बना के तैयार करके रखता है और कंस्ट्रक्शन को जाके सिर्फ फिल कर देता है, तुरंत जाके बना लेता है। और आपको पता है कि अधिकांश लकड़ी का यूज किया जाता है, इसलिए लकड़ी का यूज किया जाता है क्योंकि भूकंप आते रहता है ना। चलिए जापान नहीं है, आगे आगे चलते हैं हम लोग। देश कौन सा है देखते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से क्या है? सिएरा लियोन। किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? सिएरा लियोन। कितनी सहायता प्रदान की गई? भारत के द्वारा जो है एक देश को सहायता प्रदान किया गया है, वो है कितना? पढ़िए इसको। 99 क्या है? 9,90,000 है। 9,90,000 अमेरिकी डॉलर है। 9 लाख लगभग कितना हो गया? 10 लाख अप्रोक्स कह सकते हैं, 10 लाख के आसपास आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा पेपर में, या 9,90,000 पूरी तरह से देखने को मिलेगा। ये अमेरिकी डॉलर प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया है? सिएरा लियोन को। ये देश का नाम है पता है कि नहीं? किस देश में, किस महाद्वीप में है सिएरा लियोन? किस में है? अफ्रीका में। एशिया को बोले अफ्रीका से, ठीक है। कहां पर है? अफ्रीका में। देख लेते हैं अफ्रीका में। सबसे पहले इसका नाम बता दीजिए। अफ्रीका महाद्वीप आपको लिख दिए हैं, इसलिए बहुत लड़के को पता नहीं रहता कि सिएरा लियोन से नाम भी कोई देश है ना। उसके बाद सिएरा लियोन की राजधानी की बात करते हैं। सिएरा लियोन की राजधानी क्या है? फ्री टाउन। और यहां पर जो मुद्रा चलती, कौन सी मुद्रा चलती है? देश के नाम से है, लियोन मुद्रा है। और आइए अफ्रीका में देख लेते हैं। अफ्रीका का देखिए, ये कौन सा भाग है? पूर्वी भाग या पश्चिमी भाग? पूर्वी भाग या पश्चिमी भाग है? पश्चिमी भाग है ना। ये आप सीधा से निकाल लेते हैं। जहां पर भी कंफ्यूजन होगा तो एक ट्रिक यूज करना है। कौन सा? आप रीजनिंग पढ़ते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? नॉर्थ। नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं? साउथ। दाहिने वाले भाग को क्या बोलते हैं? ईस्ट। और इधर वाले भाग को क्या बोलते हैं? वेस्ट। और जहां पर आप देखिए कौन सा भाग मिला? वेस्ट। अफ्रीका का जो आपको दिखाई पड़ रहा है पश्चिमी भाग, खास करके नीचे से यदि लेते हैं तो कुल मिला के दिखाई पड़ेगा नॉर्थ वेस्ट की ओर, बीच वाला भाग में। और यहाँ पर ऊपर वाला सिर्फ भाग लिए है ना अफ्रीका, और नीचे भी है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही कौन सा देश है? ठीक है। तो अभी यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि इसमें इस जगह से देखते हैं तो दिखाई पड़ेगा हम लोगों को वेस्ट की ओर दिखाई पड़ेगा, है ना। तो हाँ, तो फ्री टाउन राजधानी है। तो आप याद रखना है, भारत सरकार के द्वारा सहायता प्रदान किया गया है। तो आप लोगों को करंट अफेयर्स में जैसे ही नाम आता है किसी भी देश का, तो आप लोगों को जब भी राजधानी किसी का पूछेगा तो इसी तरह से जो करंट में है उसी का राजधानी सब पूछा जाता है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर बात करते हैं। किनका नाम है? हरिदत्त कापड़िस, जिनका हाल ही में क्या हो जाता है? निधन। क्या करिएगा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। किस खेल से क्या है?
जुड़े हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट रहता है उन्हीं के बारे में देते हैं। देखिए जब भी किन्हीं का निधन, तो रोज बहुतों का होता है, बहुतों का जन्म होता है, ये तो प्रकृति का नियम है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी मान के चले कि प्रश्न में वो क्वेश्चन दे रहे हैं कि जिनके बारे में पूछा जा सकता है, क्यों पूछा जा सकता है, ये बास्केटबॉल के क्या हुआ करते थे, कप्तान रहते, ठीक है, लंबे समय तक कप्तान रहे हैं, तो लंबे समय में जब भारत का प्रतिनिधित्व किया है तो उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आइए, पूर्व भारतीय बास्केटबॉल के ये क्या थे, कप्तान थे, जिनका नाम क्या है, हरिदत्त कापड़े, जिनका हाल ही में क्या हो जाता है, निधन हो जाता है। इनको देखिए तो 1969 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया था, अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। उत्तराखंड सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया था। और भारतीय बास्केटबॉल टीम जो दिखाई पड़ते हैं आपको 1965 से 1978 के बीच में, उनके बीच में ये क्या करते हैं, कप्तानी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो लंबे समय तक ये कप्तानी भारत का करते हैं। एशिया में कुछ पदक भी दिला, एक तरह से कह सकते हैं कि चौथे स्थान पर रखते हैं जब एशिया खेल होती है, तो उस बात करते हैं उसके बारे में बाद में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक में, ये आपका आज का मुख्य क्वेश्चन था, और आज का ये मुख्य क्वेश्चन है। जैसे ही मुख्य क्वेश्चन है तो ये आपके लिए क्या है, वीवीआई है, और ये आने वाले आपको देख सकते हैं कब तक का है, 2028, 2000 आपको 29 तक क्वेश्चन पूछेगा, 2029-30 तक, ठीक है। यदि आप उतने लंबे समय तक तैयारी करते हैं तो उतना दिनों तक ये क्वेश्चन पूछता रहेगा। आइए देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। लॉस एंजलिस 2028 में ओलंपिक क्या है, क्रिकेट किस प्रारूप में होने वाली है, किस प्रारूप में होने वाली है। ये देखिए शामिल होने वाला है बहुत दिनों के बाद। आते हैं प्रश्न कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, T20 फॉर्मेट में 3 प्रारूप में खेल होता है। क्रिकेट कितने प्रारूप में, सभी को पता है, लड़कों को तो पता रहता है, ठीक है, लड़की सब कुछ देखती है वीडियो, उनको क्या कहते हैं पता नहीं रहता कि क्रिकेट का कौन कप्तान है कौन नहीं कप्तान है ना। तो अधिकांश रहता है, कुछ को नहीं रहता है, लड़की सब उतना क्रिकेट नहीं देखती है, ठीक है। पैट कमिंस के बारे में सभी को पता होगा, ठीक है, परसों तरसों क्वेश्चन आया था कि पैट कमिंस किस देश के कप्तान है, तो जो लड़की थी उनका क्या कहते हैं गलत हो गया, और लड़का का सबका सही होगा, स्वाभाविक बात है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है क्या कहते हैं 2028 में कौन से T20 फॉर्मेट में होने वाला है, लॉस एंजलिस। कहाँ पर है लॉस एंजलिस, हाँ ठीक है। तो लॉस एंजलिस क्या कहते हैं ओलंपिक 2028 में होगा, और उसके बाद 128 वर्षों के बाद जो है क्रिकेट की क्या हो रही है, वापसी। इसमें क्रिकेट को क्या रहा है, और अभी तक क्रिकेट को 128 वर्ष पहले शामिल किया गया था, लेकिन 128 वर्ष से क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया था। तो 128 वर्षों के बाद जो है क्रिकेट को शामिल किया गया, और जैसे ही क्रिकेट को शामिल किया जाएगा तो इसमें पुरुष और महिला दोनों टीमें शामिल होगी। और पुरुष और महिला दोनों टीमें शामिल होगी, कितने टीमें शामिल होगी, टीम तो वैसे बहुत सारी है, 112 टीम है पूरे, है ना, जो कि आईसीसी में है। तो आईसीसी के सभी को नहीं मिलेगा मान्यता, मान्यता कितने टीम को मिलेगा, 6 टीम को, 6 टीम को, ठीक है, 6 पुरुष 6 महिला, तो अलग अलग रहेगा, तो 6 टीम को मिलेगा। ओलंपिक खेलों में इससे पहले यदि देखते हैं तो कब भाग लिया जाता है, 1900 ईस्वी में आयोजित किए गए खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया था। तब क्रिकेट में जो है फ्रांस और ब्रिटेन जो है इसमें शामिल होता है, 2 ही देश शामिल होता है ना। उस वक्त उतना क्रिकेट प्रसिद्धि नहीं हुआ था, तो 1900 ईस्वी में 2 ही देश शामिल होता है, फ्रांस और ब्रिटेन। लॉस एंजलिस ओलंपिक में जो है क्रिकेट T20 प्रारूप में खेला जाएगा, ये तो आपको बता ही चुके हैं, जिसमें पुरुष और महिला दोनों प्रतियोगिताओं में 6 टीमें क्या होगी, भाग होगी। बिल्कुल लेगा इंडिया, ठीक है, बिल्कुल लेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न याद रहेगा, लॉस एंजलिस है ना अमेरिका में, और अगला ओलंपिक कहां पर होने वाला है, 2028 में। इस बार कहां पर हुआ था 2024 वाला, 2024 वाला पूछ रहे हैं कहां पर हुआ था, पेरिस में हुआ था, ठीक है, पेरिस में हुआ था, है ना। और पेरिस वाला आप लोगों को याद रखना है कि कितना पदक किसके द्वारा जीता गया है, ये एक बार आप लोग जाके देख लीजिएगा, है ना। नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया है, भाला फेंक तो खेल है, कौन सा पदक जीता गया, रजत पदक जीता गया, ठीक है, एक रही रजत तो इस बार जीता गया। हाँ, पाकिस्तान के द्वारा गोल्ड, उन्हीं से हार जाते हैं इस बार, है ना। चलिए आप लोग रिवीजन करिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में क्या कहते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कहां एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना पर क्या कर सकते हैं, शुभारंभ कर सकते हैं कि शुभारंभ किया गया, कहां पर, ओडिशा में। कुछ नहीं है इस जगह से, डायरेक्ट प्रश्न आप लोगों को पूछा जाएगा कि कहां पर शुभारंभ किया गया है, किसका शुभारंभ किया गया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, क्या चीज का, एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना। सिर्फ आप लोगों को यह लाइन पकड़ना है कि स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कहां पर किया गया है, ओडिशा से किया गया। किनके द्वारा, तो स्वास्थ्य मंत्री सिंपल है कि जेपी नड्डा है वर्तमान में, और जब नाम आता है, किसका नाम आता है, ओडिशा का, तो ओडिशा के बारे में आप लोग बता दीजिए जल्दी से कि ओडिशा की राजधानी क्या है, मुख्यमंत्री कौन है। बार बार बोलते हैं कि इस तरह से रोज आपको बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। 28 राज्य में से कोई ना कोई राज्य आएगा ही, जब 28 राज्य में कोई ना कोई राज्य आएगा तो ये आपको नहीं बोलना है कि मान के चलिए कि ये क्यों लिखते हैं,
कितने भी याद आपको रहेगा तो आपको लिख रोज आपको बोलना है ना। चलिए बोलते चलेंगे। क्या नाम है यहाँ उड़ीसा की राजधानी? सबसे पहला भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री बोलिए मोहन चरण मांझी। राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति। लोकसभा की सीटें 21 सीटें। राज्यसभा की कितनी सीटें? 10 सीटें। जब इस तरह से आपको जीएस में प्रश्न पूछेगा तो आप लोगों को बन जाएगा आसानी से। करंट अफेयर्स में देखते रहेंगे, याद हो जाएगा, बार बार आएगा तो याद हो जाएगा। मैप आपको पता ही है ना, बंगाल की खाड़ी की तरफ या क्या कहते हैं अरब सागर की खाड़ी, अरब सागर की तरफ है ना, बंगाल की खाड़ी से ये टच होता है उड़ीसा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। हाल ही में एडीबी, एडीबी किसको बोल रहे हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियाई विकास बैंक जिसको बोल रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है एशियाई विकास बैंक। वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत? 6.7%। इसी तरह से पूछा जाता है आईएमएफ के द्वारा कितना, एडीबी के द्वारा कितना, सब अपना अपना, विश्व बैंक के द्वारा कितना। जब भी जिसके द्वारा आएगा तो उसके आपको बताते चलेंगे, ठीक है, कि वो कौन क्या कहा है। तो एडीबी क्या कह रहा है, कितना प्रतिशत भारत का अर्थव्यवस्था रहने का अनुमान है? तो 6.7%। तो एशियाई विकास बैंक के बारे में नाम आता है, तो एशियाई विकास बैंक के बारे में एक झलक देख लेते हैं। क्यों झलक देख लेते हैं? क्योंकि इसमें एक नया सदस्य जुड़ा है। करंट अफेयर्स के तहत आपको किसी भी किताब में पढ़िएगा या किसी भी टीचर के यहाँ पढ़िएगा तो आपको लिखाएगा कितना देश, लिखाएगा 68 देश। लेकिन आपको बता रहे हैं, ध्यान रखना आज से जो आप लोग देख रहे हैं वीडियो और जो आप लोग हैं क्लास में, तो कितना देश हो चुका है? 69 देश हो चुका है। एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब होती है? स्थापना भी आपको पूछा जाता है 19 दिसंबर 1966 को, 19 दिसंबर के साथ, डेट के साथ 19 दिसंबर 1966 को, है ना। और इसके मुख्यालय कहां पर है? एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है, यहां पर इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितना हो चुका है? 69 हो चुका है, ठीक है। किताब में कितना दिखाई पड़ेगा? 68 दिखाई पड़ेगा। अभी कोई टीचर भी पढ़ा रहे होंगे तो कितना पढ़ा रहे होंगे? 68, लेकिन आपको कितना पढ़ना है? 69। नया देश कौन सा जुड़ा है? इजराइल। 69वां जो सदस्य देश बना है, नवीनतम सदस्य देश बना है, कौन सा बना है? इजराइल बना है, याद रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में ये प्रश्न आपको देखिए, यहां से कुछ प्रश्न आपको करवा चुके हैं और आज ये अब खेल समाप्त हो चुका है। आईएसएसएफ कहां पर हुआ है? बता दीजिए इसका आयोजन। उस दिन आप लोग थे क्लास में, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? आईएसएसएफ का, शूटिंग वाला का, विश्व कप का, अर्जेंटीना, भूल गए सब। हाल ही में क्या कहते हैं आईएसएसएफ विश्व कप ब्यूनस आयर्स, देखिए यहां पर लिखे भी है, ब्यूनस आयर्स 2025 में कौन तालिका में शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा देश तालिका में शीर्ष पर रहा है? चीन, है ना। हम लोगों का पड़ोसी देश क्या होता है इसमें शीर्ष पर। कितना पदक जीतता है? तो 11 पदक जीता है। चीन के द्वारा कितना पदक जीता गया? 11। और 11 में देख लीजिए 5 क्या है? स्वर्ण है, 3 क्या है? रजत है, और 3 क्या है? कांस्य पदक है। तो नंबर वाला याद, नंबर 1 याद रखना है। और हम लोग कितने स्थान पर हैं? तो हम लोग दूसरे स्थान पर हैं। हम लोग कितने स्थान पर हैं? दूसरे स्थान पर हैं। और हम लोग कितना पदक जीते हैं? 8 पदक। हम लोग कितना स्वर्ण जीते हैं? 4 स्वर्ण जीते हैं, 2 रजत जीते हैं, और क्या 2 क्या है? कांस्य पदक जीते हैं। तो हम लोग तालिका में दूसरे स्थान पर हैं। जब दूसरे स्थान पर हैं तो मान के चलिए हम लोग 8 पदक जीते हैं। किसके किसके द्वारा जीता गया है पदक? आईएसएसएफ क्या है? शूटिंग है, निशानेबाजी वाला। तो यहां पर देख लीजिए, यहां पर आपको सबसे पहला जब नाम रहेगा, लड़की का नाम रहेगा, तो आपको नाम रहेगा, किसका नाम रहेगा? ऑप्शन आपको बताए थे, किसका नाम रहेगा? मनु भाकर का। लेकिन मनु भाकर प्रतियोगिता में भाग लेती है लेकिन एक भी नहीं जीत पाती है। ओलंपिक में जीतती है लेकिन यहाँ पर देखिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक भी पदक नहीं जीत पाती है। देखिए किसके किसके द्वारा जीता गया है, कौन कौन सा पदक, एक नजर देख लेते हैं जिससे कि आपको सुविधा रहेगा। स्वर्ण पदक सबसे पहला देख लेते हैं। स्वर्ण पदक किसके द्वारा? नाम बताए थे विजयवीर सिद्धू का, है ना, विजयवीर सिद्धू का बताया था। और किसका नाम बताया था लड़की में? सुरुचि का। सुरुचि का 2 नाम आपको करवा चुके थे। तो सिद्धू के द्वारा क्या कहता है, हाँ, ये आपको कितने मीटर में? 25 मीटर में स्वर्ण पदक जीता जाता है। उसके बाद देखिए कौन और खिलाड़ी है, सिप्त कौर सामरा, यह महिला खिलाड़ी है सिप्त कौर सामरा। यह महिलाओं के 50 मीटर में क्या होता है, 3 पोजीशन में, यह भी क्या जीतती है? स्वर्ण पदक जीतती है। रुद्राक्ष पाटिल, रुद्राक्ष पाटिल पुरुषों में क्या कहते हैं 10 मीटर में क्या जीतते हैं? ये एयर राइफल में ये भी क्या कहते हैं स्वर्ण पदक जीता जाता है। और सुरुचि, सुरुचि के बारे में आपको करवा चुके हैं, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में क्या कहते हैं, ये भी स्वर्ण पदक जीता है। तो 4 नाम आपको याद रखना है। क्या सिंपल से बात आई है, विजयवीर सिद्धू याद रहेगा पहला नाम। दूसरा नाम किसका? सिप्त कौर सामरा, ठीक है, सिप्त कौर सामरा दूसरा नाम। तीसरा नाम क्या चीज? रुद्राक्ष पाटिल। और चौथा नाम कौन सा? सुरुचि सिंह। तो स्वर्ण वाला जो है ये तो आपको याद रहना ही चाहिए। स्वर्ण वाला सर्वाधिक पूछा जाएगा प्रश्न, तो स्वर्ण वाला याद। देख लेते हैं रजत में भी कौन जीता है और क्या कहते हैं कांस्य में भी कौन जीता है।
तो ये आपको पूछा जाता है, इस इन सब के बारे में इस तरह से पूछा जाएगा कि ईशा सिंह किस खेल से संबंधित है। ईशा सिंह किस खेल से संबंधित है, तो सभी आपको शूटर ही हैं, तो सभी शूटर ही हैं, है ना। तो ईशा सिंह क्या कहता है, महिलाओं की 25 मीटर में ये क्या जीतती है, रजत पदक जीतती है। उसके बाद आर्य बोरसे और रुद्राक्ष पाटिल, ये दोनों मिश्रित खेल होता है। जब मान के चलिए कि पुरुष और महिला वर्ग भाग लेती है तो दोनों को मिश्रित बोला जाता है। और मिश्रित वर्ग में ये 10 मीटर में क्या जीता जाता है, इसके द्वारा भी रजत जीता जाता है। उसके बाद देख लेते हैं कांस्य पदक किसके किसके द्वारा जीता गया है। तो कांस्य पदक आपको दिखाई पड़ रहा है सौरभ चौधरी और सुरुचि सिंह। यहाँ पर देखिए सुरुचि इसके साथ मिलके मिश्रित, जब लड़का लड़की मिलेगा तो कौन सा खेल हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा। जब मान के चलिए सिंगल सिंगल रहेगा तो इसको क्या बोल सकेंगे, व्यक्तिगत बोलेंगे, है ना। अब देखिए चैन सिंह के द्वारा मान के चलिए कि पुरुष वर्गों में कितने मीटर में, 50 मीटर में क्या जीता जाता है, कांस्य पदक जीता है। कुल मिलाकर यदि बात करें कितना पदक हो गया, कुल मिलाकर कितना पदक, 8, 4 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य आपको बता चुके हैं। आप रिवीजन कर लीजिएगा अच्छे से, पीडीएफ से अच्छे से लिख लेना है इस प्रश्न को, 4 8 के बारे में आपको लिखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। DFDR और CVR से सुसज्जित क्या है, अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब। इसका नाम सुने हैं ब्लैक बॉक्स लैब का। ब्लैक बॉक्स लैब क्या कहते हैं, उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो ये कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में। ब्लैक बॉक्स का आपको नाम कॉकपिट नाम सुने हैं, किसमें, ठीक है, किसमें यूज करते, किसको बोला वो चलिए आइए पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद बात करते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है वर्तमान में, राम मोहन नायडू हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री कौन है, राम मोहन नायडू हैं। और नई दिल्ली में, आज कहने का मतलब ये कल के ही है, ठीक है, 11 तारीख के बारे में। नई दिल्ली के क्या कहते हैं, उड़ान भवन में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो में अत्याधुनिक डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, देखिए उसी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, डी क्या चीज, DFDR का क्या है फुल फॉर्म, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, इसको क्या बोलते हैं, DFDR। और क्या कहते हैं, CVR, इसको बोलते हैं CVR, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये दोनों को फुल फॉर्म भी यह ध्यान रखना है। और इसका उद्घाटन जो है कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। और व्यापक रूप से ब्लैक बॉक्स लैब जो है प्रसिद्ध, इस अत्याधुनिक सुविधा का को जो है 9 करोड़, कितने करोड़ में, 9 करोड़ रुपए के निवेश के साथ जो है इसको स्थापित किया गया। अब देख लेते हैं, बात कर लेते हैं आपको क्या कहते हैं कॉकपिट का प्रयोग कहां पर किया जाता है। कॉकपिट, ये सब अपना नाम नहीं सुना है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का। विमान दुर्घटना देखिए लिखे हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा इसको, इस लाइन को, विमान दुर्घटना। अब देखिएगा जब विमान दुर्घटना कभी भी होता है ना, तो खोजा जाता है, क्या चीज को खोजा जाता है, कॉकपिट रिकॉर्डर को खोजा जाता है। एक बॉक्स होता है, क्या होता है, एक बॉक्स होता है, देखिए इस तरह का एक बॉक्स किसमें होता है, विमान में होता है। और ये बॉक्स सभी चीज को रिकॉर्ड करते रहता है कि विमान में क्या बातचीत हो रहा है, अंतिम समय तक क्या क्या रिकॉर्ड किया गया है, यही खोजता है। जब भी विमान दुर्घटना होता है तो ये नष्ट नहीं होता है, और सबसे पहले इसी को खोजा जाता है। जब इसको खोज लेंगे तो इससे पता चलेगा कि आखिर विमान में हुआ क्या था। जब पायलट मान के चले कि हो सकता है कि एक तरह से उससे संचार व्यवस्था बाधित हो जाए, उससे बातचीत ना हो पाए, तो आखिर हो क्या रहा है विमान में, क्या कि घटना हो रही है, तो ये रिकॉर्ड करते रहता है। और ये जब रिकॉर्ड होगा, मान के चलिए विमान दुर्घटना होगा, तो ये नष्ट नहीं होगा। एक विशेष यंत्र के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, जो कि ये कहीं ना कहीं बच जाता है, पानी में गिरे या क्या कहते हैं जंगल में गिरे, कहीं पर भी गिरे, तो इसको खोजने की कोशिश किया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, वह रिकॉर्डर, एक तरह कॉकपिट याद रखिएगा, कॉकपिट, ठीक है। तो यहां से आपको ध्यान रखना है, ये विशेष प्रकार का बनाया गया। इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में। और कौन है हम लोगों के विमानन मंत्री, राम मोहन नायडू, ठीक है, भूल जाते इतना जल्दी, ठीक है। देखिए राम मोहन नायडू, ठीक है, तो राम मोहन नायडू क्या है, और एक बार फिर से नाम देख लीजिए, कॉकपिट क्या है, वॉइस रिकॉर्डर, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, राम मोहन नायडू, जो कि हम लोगों के क्या है वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। चलिए आ जाते हैं हम लोग, पिछला जो प्रश्न है उस पर पूछ लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं हम लोग, वीडियो वाले को बता देते हैं। पिछले वीडियो का जो प्रश्न था क्या है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो कहां पर स्थापित किया जाएगा, ओडिशा में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। यदि आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर देना है। और देख लीजिए सबसे पहले क्या प्रश्न है उस पर बात कर लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति जो है और रेपो दर, मौद्रिक नीति समिति के द्वारा जो रेपो दर को बदला गया है। और जब रेपो दर को बदला गया है तो आपको इस प्रश्न के बारे में हम पूरे विस्तार से बताए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लोगों को कितना देना है, कहां पर जवाब, कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करना है, लाइक करना है। और उससे भी अच्छा लगेगा तो कहाँ करना है, थोड़ा सा अपने दोस्तों को भी हाँ शेयर कर दीजिएगा।